Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about death penalty in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों हम आज डेथ पेनल्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक रिव्यू प्रोसेस लिया। सुओ मोटो मतलब खुद से ही ये केस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होना चाहिए डेथ सेंटेंस देने के लिए। अ प्रोसेस दैट मस्ट बी फॉलोड बाय कोर्ट्स इन इंडिया फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस। क्योंकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं वो डेथ सेंटेंस देने से पहले प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर इज़ कि वो प्रोसीजर अपने आप में एकदम क्रिस्प या कंक्रीट नहीं है, इट इज़ क्वाइट वेग। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं दैट शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट। तो कोर्ट्स को क्या क्राइटेरिया मानने होते हैं। ये क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था इन बच्चन सिंह केस ऑफ 1980। तो बच्चन सिंह केस में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो बच्चन सिंह केस में यही था कि क्या इंडिया के अंदर डेथ सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि डेथ सेंटेंस को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट माना गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि देखिए, आर्टिकल 21 कहता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अनलेस अ लॉ फॉरबिड्स इट फॉर। तो एक अगर कोई कानून एक ड्यू लॉ बना करके किसी की लाइफ या लिबर्टी को ली जा रही है तो दैट वॉन्ट बी अनजस्टिफाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का डिटेल्ड एनालिसिस करके कहा कि एक प्रॉपर कानून बना करके कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क भी डेवलप करने की कोशिश की दैट शुड बी फॉलोड बाय फ्यूचर जजेस इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कौन से ऐसे कन्विक्ट है जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाना चाहिए और किसको डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेमवर्क ले डाउन किया। इस फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो जो सबसे क्रिटिकल टर्म है कैपिटल पनिशमेंट के लिए या फिर डेथ सेंटेंस के लिए वो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस तरह के केसेस में जहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो वायबल ना लगे, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही हमें डेथ सेंटेंस देना है। दैट इज़ अ बेसिक गाइडलाइन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह केस फॉर डिलीवरिंग कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को डिफाइन भी करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली दोज मर्डर which are committed in an extremely brutal manner, reprehensive manner, मतलब देख करके आपको घिन आए, गुस्सा आए, ऐसे क्राइम को के केसेस में उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाएगा, जहाँ पे जो क्राइम है उसके अंदर क्रूअलिटी इंक्लूडेड होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे क्राइम्स जो होते हैं वो इम्पल्स में हो जाते हैं, जोश में, गुस्से में हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्राइम कोल्ड ब्लडेड मर्डर के फॉर्मेट में हो रहा है, यानी कि सोच समझ के प्लान करके क्रूएलिटी के साथ हो रहा है, तो फिर उस केस में उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जा सकता है और इस केस में डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है द अक्यूज्ड ऑफ निर्भया। दीज पीपल शुड बी ट्रीटेड एज एनिमल्स एंड द काइंड ऑफ क्रूएल्टी दैट दे हैड इन्फ्लिक्टेड अपॉन निर्भया। तो ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया है और उसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविज़न है हमारे देश में एज पर बच्चन सिंह केस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर बच्चन सिंह जजमेंट के बावजूद भी क्यों कोर्ट्स जो हैं वो इस तरह के फैसले सुना रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि डेथ पेनल्टी का फ्रेमवर्क फॉलो नहीं हो रहा है। As I said, Supreme Court has repeatedly lamented the inconsistency in application of Bachchan Singh framework.
लॉ कमीशन ने अपने 262nd रिपोर्ट में भी इसी तरीके का कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि देयर हैज़ बीन अ वाइड स्प्रेड कंसर्न बाय द इम्पोजिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेज दैट हैव बीन आर्बिट्ररी। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण सरल है, ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये अपने आप में ये टर्म कंक्रीट नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनीशन नहीं है, और इसी कारण से अलग अलग जजेज, अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग तरीक़ों से अपने फैसले सुना रहे हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब रिव्यू प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पे गौर करेगी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो वर्ड है उसको और ज़्यादा क्वालिफाई करें और एक कंक्रीट डेफिनीशन दें कि किन किन केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई जा सकती है। एक स्टडी कंडक्ट कराई जा रही है बाय एन इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है प्रोजेक्ट 39A। इस इंस्टीट्यूशन ने 15 साल में जितने भी डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सब की लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ज़्यादातर केसेस में बच्चन सिंह केस में जो फ्रेमवर्क ले डाउन किया गया था उसको वायलेट किया गया है। प्रोजेक्ट 39A है क्या? तो दिल्ली की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ही एक ऑफिस या सेंटर है, जिसमें जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अलग अलग प्रैक्टिसेस को, अप्रोचेस को ये लोग इवैल्यूएट करते हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट 39A नाम है, इट हैज़ कम फ्रॉम द आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आपको ज़रूर याद होगा। इट टॉक्स अबाउट प्रोविजंस ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो जो गरीब लोग हैं, जो खुद से लीगल सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए और सबको जस्टिस का बराबर का अधिकार मिले। दिस आर्टिकल 39A वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अभी ओवरऑल डेथ पेनल्टी को लेकर के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में है, क्या अगेंस्ट में है, वो भी देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करते हैं या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके फेवर में। सबसे पहला तो है डेटरेंस, कि भाई डेथ पेनल्टी से कैसा है कि लोग जो हैं हीनियस क्राइम करने से, ब्रूटल क्राइम करने से डरेंगे। इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग, उनके लिए डेटरेंस क्रिएट करेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि डेथ पेनल्टी शुड बी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिफाइन करने का एक बेसिक सा कोट होता है, एन आई फॉर एन आई। अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी है तो अब जस्टिस तभी होगा जब आप उसकी आंख फोड़ दें। तो सिमिलरली अगर किसी ने कुछ इस तरह का एक लेवल का पेन इन्फ्लिक्ट किया है किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो उस इंसान के ऊपर भी उसी तरीके का पेन इन्फ्लिक्ट किया जाना चाहिए। पीपल शुड गेट व्हाट दे डिजर्व इन द प्रोपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ देयर क्राइम, दैट इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसे को तैसा। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, कौन क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेथ पेनल्टी। सो सबसे पहले कहा जाता है कि जो डेटरेंस वाला आइडिया है इट इज़ नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ऐसा देखा गया है, अगर स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस देखे जाए, डाटा देखा जाए, तो पता चलता है कि डेथ पेनल्टी के बावजूद भी, आपको पता होगा कि निर्भया रेप केस के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया था 2013 में, और कई सारे सेक्शन अमेंड किए गए थे। सेक्शन 376A ऑफ आईपीसी के हिसाब से अब रेप के केसेस में अगर ब्रूटैलिटी इंक्लूडेड है तो डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती थी। पहले रेप के केसेस में डेथ सेंटेंस का प्रावधान नहीं था, प्रोविज़न नहीं था। निर्भया रेप केस के बाद सेक्शन 376A ऑफ आईपीसी के हिसाब से इवन रेप केसेस कुड इनवाइट डेथ सेंटेंसेस, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि रेप के केसेस कम हुए नहीं हैं। इनफैक्ट इट हैज़ इंक्रीज्ड to some extent. So data suggest otherwise, कि despite death penalty deterrence has not been there and the cases have not come down. उसके अलावा भाई कैपिटल पनिशमेंट में कोई रिहेबिलिटेशन का स्कोप ही नहीं छोड़ते। भाई जो भी कितना भी मान लीजिए कि गिरा हुआ इंसान है या क्रिमिनल माइंडसेट का इंसान है, हर इंसान को रिहेबिलिटेट होने का, रिफॉर्म होने का मौका मिलना चाहिए। और एक तीसरा क्रिटिसिज्म है एग्जीक्यूशन ऑफ द इनोसेंट। ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ पुअर या फ्लॉ इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुअर इन्वेस्टिगेशन के कारण हो सकता है कि किसी दोषी को फांसी की सज़ा मिल जाए। तो एक बार जब आपने फांसी चढ़ा दी तो इस चीज़ को तो आप रिवर्स कर नहीं सकते, लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपने किसी को दिया है तो अगर वो फिर से निर्दोष साबित हो जाता है तो कम से कम आप उसको जेल से रिहा तो कर सकते हैं। तो उसको रिवर्स करने का कुछ हद तक तो ऑप्शन है, लेकिन डेथ सेंटेंस में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? तो वे फॉरवर्ड में आपको ऐसा लिखना है
कि जस्ट बाय इन्हांसिंग पनिशमेंट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग डाउन द क्राइम्स अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन आवर सोसाइटी लाइक वीमेन एंड चिल्ड्रन। खाली बेहतर या स्ट्रिंजेंट कानून बनाने से नहीं होगा, हमें टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। दो तरीके से काम करना होगा। एक तो यूथ के अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने होंगे ताकि वीमेन की वो रिस्पेक्ट करे, बच्चों को जो वल्नरेबल हैं उनको वो हेल्प करें रादर देन एक्सप्लॉइट। और दूसरा जो हमारा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन है या रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है या ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट में इतने सारा टाइम लगता है, इन सब चीज़ों को हमें कट डाउन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। रादर देन जस्ट मेकिंग अ लॉ विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट मच डेटरेंस। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। इफेक्टिवनेस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज कंटेस्टेड। इन दिस लाइट क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। तो जो बातें मैंने डिस्कस की हैं वही यहाँ पे लिख दिया है, कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी बता दिए हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 262nd रिपोर्ट recommended that death penalty should be abolished for all crimes other than terrorism related offenses। बाकी सारी मोटी मोटी बातें वही हैं, इस हिंट्स के बेसिस पे आप इस आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। सबसे पहले समझते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, फिर इस करंट इशू पे आएंगे। तो अंटार्कटिक ट्रीटी ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, इसके हिसाब से, इस ट्रीटी के हिसाब से क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स होने चाहिए अंटार्कटिक रीजन को रेगुलेट करने के लिए, वो नॉर्म्स ले डाउन किए गए हैं इस ट्रीटी में। इस ट्रीटी के हिसाब से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ में जो भी लैंड है, जो भी आइस शेल्फ्स हैं, वो सब अंटार्कटिका के डेफिनेशन में आएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ अंटार्कटिका इज ऑल द लैंड एंड आइस शेल्फ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इस अंटार्कटिक ट्रीटी का सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर है इन ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना। प्रोविजंस ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी, इसके टोटल 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगर अंटार्कटिक ट्रीटी का एकदम थीम देखिए, मेन हिस्सा या कोर देखिए, तो ये ट्रीटी ये कहता है कि अंटार्कटिका का या वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उसका पूरा इस्तेमाल पीसफुल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए होगा। उसका कोई भी मिलिट्री यूटिलाइजेशन, वेपन टेस्टिंग या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो ट्रीटी है अंटार्कटिका ट्रीटी, इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो बाइंडिंग नहीं होते हैं, उसमें बस नॉर्म्स लिखे रहते हैं, मेंबर्स उसको माने या ना माने। बट अंटार्कटिका की जो ट्रीटी है दैट इज़ बाइंडिंग इन नेचर, मीन्स द मेंबर कंट्रीज आर बाउंड टू फॉलो इट। अंटार्कटिका ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1961, इंडिया ज्वाइंड इट लेटर इन 1983। अभी अंटार्कटिका ट्रीटी का अगर आप थीम देखिए, अगर आप अंटार्कटिका ट्रीटी का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो इट राइट्स लाइक दिस। मैंने पहले ही बता दिया, इट इंश्योर्स पीसफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अंटार्कटिका। इट राइट्स कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड अंटार्कटिका शैल कंटिन्यू फॉर एवर टू बी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर पीसफुल पर्पसेज एंड नॉट बिकम द सीन और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड। अगर अंटार्कटिका ट्रीटी के 10 मेन पॉइंट देखें तो वो ये हैं: नो मिलिट्री यूज, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डाटा, एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि ये लैंड मेरा, वो लैंड मेरा। न्यूक्लियर फ्री जोन, ऑल ट्रीटी नेशंस टू इंश्योर नो वन कैरीज आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी। द ट्रीटी में बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, रिक्वायर्स यूनानिमस एग्रीमेंट। तो अगर कुछ उसको मॉडिफिकेशन करना है तो सारे मेंबर्स मानेंगे यूनानिमसली, तभी चेंजेज आएगा। नेशनल लॉज टू अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू एरियाज। तो नेशनल लॉज, किसी देश का पर्टिकुलर लॉ इस एरिया में एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके अपने लॉ होंगे। और नेशनल लॉज अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू एरियाज। ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशंस, अप्लाइज लैंड बट नॉट टू सी। तो ये लैंड पे एप्लीकेबल होगा, ये ट्रीटी सी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। तो देखिए, ट्रीटी या एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो मोटे मोटे प्रोविज़न होते हैं। अब उसमें आप सारी बातें तो लिख नहीं सकते, तो एक ट्रीटी या एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल साइन किए जाते हैं। कैसे मोटा मोटा जो कानून बनता है, लॉ बनता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ठीक वैसे ही एक इंटरनेशनल ट्रीटी को या एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो उसी अंतर्गत अंटार्कटिक ट्रीटी में है मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल का टेक्निकल नाम है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। इट केम इनटू फोर्स इन 1998। इसका फीचर है
मैड्रिड प्रोटोकॉल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं? इट डिजिग्नेट्स अंटार्कटिक एज ए नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस. इट प्रोहिबिट्स माइनिंग in the Antarctic region. It requires development of contingency plan to respond for environmental emergency. एकदम सरल भाषा में कहें तो भाई एकदम सीधी सीधी बात कही गई है कि कोई माइनिंग नहीं करेगा इस एरिया में, कोई यहाँ पे नेचुरल रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा. कोई भी अगर प्रोपोज्ड एक्टिविटी है तो उसमें पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कितना होगा उस एक्टिविटी का अंटार्कटिक रीजन में पहले वो असेसमेंट किया जाएगा, फिर किया जाएगा. याद रखना पीटी में सीधा सीधा पूछ लेगा मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्योंकि अंटार्कटिक ट्रीटी इस साल न्यूज़ में आया है. क्यों न्यूज़ में आया अंटार्कटिक ट्रीटी वो भी ज़रा समझते हैं. है तो ये 60 साल पुराना ट्रीटी, लेकिन भारत सरकार लेकर के आई है द अंटार्कटिक बिल 2022. अंटार्कटिक बिल 2022 का मेन पर्पस ये है कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो भारत ने साइन किया था 1983 में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. अभी तक कैसा है कि हमने साइन तो कर दिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं था. लेकिन अब एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हम बना रहे हैं उस ट्रीटी को जिसको इंडिया साइन कर चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि हमारे देश के सिटीजन्स पे, कंपनीज पे ये लॉ एप्लीकेबल हो. सवाल ये उठता है कि 40 साल बाद क्यों हमने साइन किया 1983 में, आज इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक कानून क्यों लेकर के आ रहे हैं? कारण भी देखिए सरल है. अंटार्कटिक रीजन अब धीरे धीरे वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन वहाँ भी हो रहा है. कई सारे इंडियंस अब वहाँ भी घूमने जा रहे हैं. कई सारे टूरिस्ट कंपनियां जो अब अंटार्कटिक रीजन में भी लोगों को भेज रही है. सो ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज इन अंटार्कटिक रीजन. और जब ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो इसी कारण से भारत सरकार को लगा है कि एक डोमेस्टिक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स या लॉ होना चाहिए जो इंडियंस या इंडियन कंपनियां जो अंटार्कटिक में जा रही हैं उनको रेगुलेट करे एज पर द अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ 1961. अगर इस ड्राफ्ट बिल की बात की जाए, अभी तो बिल है, अभी कानून बना नहीं है, इस ड्राफ्ट बिल की बात की जाए तो इसमें मोटी मोटी बातें क्या क्या लिखी हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ ए परमिट, तो नो इंडियन एक्सपीडिशन विल हैपन इन द अंटार्कटिक रीजन विदाउट अ प्रॉपर परमिट. कॉमर्शियल फिशिंग, तो हर देश को अंटार्कटिक रीजन में थोड़ा बहुत फिशिंग करने का परमिशन मिला हुआ है. तो इंडिया को भी अपना एक कोटा मिला है, तो वो कोटा के हिसाब से कि इतना फिशिंग आप कर सकते हैं. हमारे देश की कॉमर्शियल फिशिंग कंपनियां वहाँ पे फिशिंग कर सकती हैं, बट ओनली आफ्टर टेकिंग प्रॉपर परमिशन. ठीक वैसे ही टूरिज़्म की एक्टिविटी हमारे देश के टूर ऑपरेटर्स कर सकते हैं अंटार्कटिक रीजन में आफ्टर टेकिंग प्रॉपर परमिशन. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वहाँ पे ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, ये सारे एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बैन हैं. उसके अलावा अंटार्कटिक रीजन में हमने कुछ रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं. उन रिसर्च स्टेशंस के बारे में मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगा. तो उन रिसर्च स्टेशंस में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, इसको चेक करने के लिए एक लॉ ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास अधिकार होगा पेनल्टी लगाने का अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो तो. बात की जाए अंटार्कटिक रीजन में रिसर्च सेंटर की, तो इंडिया ने वहाँ पे अभी तक 3 रिसर्च सेंटर बनाए. जो पहला रिसर्च सेंटर था दक्षिण गंगोत्री, वो तो देखो अब डूब गया, सबमर्ज हुआ. अब आज के टाइम में 2 ही रिसर्च सेंटर हमारे वहाँ पे फंक्शनल हैं. एक है मैत्री और दूसरा है भारती. मैत्री वाज कमीशन इन 1989 एंड भारती वाज कमीशन इन 2012. मैत्री भारती अभी भी फंक्शनल हैं, दक्षिण गंगोत्री सबमर्ज कर गया. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about China's dam on Brahmaputra. Water wars over Brahmaputra. This topic is important from our syllabus GS paper 2, international relations perspective, also important from GS paper 3, environment perspective. तो इंडिया और चाइना, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. दोनों ही देश अगर देखा जाए तो वाटर डेफिशिएंट कंट्री है. चाइना के पास लगभग दुनिया का 20% पॉपुलेशन है, लेकिन बस दुनिया का 7% ही वाटर रिसोर्स है. 20% जनसंख्या, 7% वाटर. इंडिया की हालत देखी जाए तो और भी ख़राब है. 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ वाटर रिसोर्स. तो मुद्दा ये है कि दोनों ही कंट्री वाटर डेफिसिट कंट्री में आते हैं. और उसमें भी एक खास बात यह है कि दोनों ही देश में ऐसे हालात हैं कि कुछ एरिया वाटर रिच एरिया है या वाटर सरप्लस एरिया है, कुछ एरिया वाटर डेफिशिएंट एरिया है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर बात की जाए तो इस लाइन को कहा जाता है वाटर डिवाइड लाइन, क्योंकि ये इस लाइन से जो वेस्ट में एरिया है वो वाटर डेफिसिट एरिया है. दिस इज वाटर डिवाइड लाइन. ये एरिया वाटर डेफिशिएंट एरिया है और ये एरिया जो है इसमें मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे रिवर्स हैं और पानी अवेलेबिलिटी है. वैसे ही हालात कुछ चाइना में. वहाँ पे एक लाइन हम लोग कहते हैं, उसका नाम है कीलिंग हुआई
लाइन, खिलिंग हुआई लाइन। इसके ऊपर वाला जो एरिया वाटर डेफिशिएंट है, जबकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अब इंडिया क्या करता है, इस एरिया से पानी को इधर भेजने की कोशिश करता है वाटर डेफिशिएंट एरिया में। वही काम करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ये जो मॉडरेटली वाटर अवेलेबल वाला एरिया है, ये सदर्न एरिया, इधर से पानी भेजने की कोशिश कर रहा है नॉर्थ एरिया में, ताकि यहाँ पे सेटलमेंट इम्प्रूव करे और यहाँ पे वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करे। अब वाटर को इस एरिया से इधर भेजने के चक्कर में वो क्या कर रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बहुत सारे डैम बना करके ब्रह्मपुत्रा के पानी को नॉर्थ में भेजने की कोशिश कर रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन ऐसा होगा कि इंडिया के अंदर, हमारे स्टेट आसाम के अंदर पानी की थोड़ी सी कमी हो सकती है। सो एज ए सेड कि ब्रह्मपुत्रा, चाइना जो है, इसका ये वाला एरिया वाटर मॉडरेट है, ये वाला एरिया वाटर में डेफिसिट है, और इसी कारण से यहाँ से पानी को डाइवर्ट कर रहा है वो इन द नदर्न रीजन एंड बिल्डिंग डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा। अगर डाटा देखा जाए तो चाइना हैज़ बिल्ड अ सीरीज ऑफ डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा एंड ऑन मेकोंग रिवर बिटवीन दिस 1990 to 2009। और मेकोंग रिवर का पानी देखो, सबसे पहले तो चाइना ने क्या किया, एक मेकोंग रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो चाइना से होते हुए फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाता है। इसके कई सारे, इसके ऊपर डैम बना करके उसने पानी जो है साउथ से नॉर्थ में डाइवर्ट कर दिया, और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम मेकोंग रिवर। अब ऐसा ही काम ब्रह्मपुत्रा के ऊपर कर रहा है चाइना। इन 2015 चाइना ऑपरेशनलाइज जैंगमू डैम ओवर ब्रह्मपुत्रा। There have been series of dams that China has created in this region, and as I said, in recent geospatial data that has revealed that China is building a series of dam on Brahmaputra, and even without sharing hydrological data with India and Bangladesh। देखिए नॉर्मली कैसा नियम होता है कि अगर आप कोई एक ऐसे रिवर पे डैम बना रहे हैं जो रिवर 2-3 देशों से होकर के गुजरता है, मतलब विच इज़ एन इंटरनेशनल रिवर, तो उस पर अगर आप कोई डैम बना रहे हैं तो आपको हाइड्रोलॉजिकल डाटा उन सारे कंट्रीज़ के साथ शेयर करना होगा जो कंट्री इस रिवर को शेयर करते हैं। बट चाइना ने कई सारे डैम बना दिए, फॉर एग्जांपल जैंगमू डैम, जैम डैम, ये सब बना दिया, बट विदाउट शेयरिंग एनी हाइड्रोलॉजिकल डाटा विथ इंडिया एंड बांग्लादेश, हु आर लोअर राइपेरियन कंट्रीज एज फार एज दिस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ कंसर्न्ड। अब दिक्कतें क्या होंगी अगर बहुत सारा डैम बना करके पानी को डाइवर्ट कर देता है चाइना नदर्न रीजन में, तो इंडिया को क्या दिक्कतें होंगी। सबसे पहली दिक्कत होगी डीसिल्टेशन बाय द डैम। होता क्या है कि सिल्ट, आई होप आप समझते हैं, सिल्ट जो बड़े बड़े सैंड के कण होते हैं जो हर साल फ्लड के साथ हमारे प्लेन में आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ, वो सिल्ट जो है वो हट जाएगा। समझो इस बात को, ये जब पानी आता है ना ब्रह्मपुत्रा का, तो पानी हर साल जब फ्लड आता है तो ये हमारे फ्लड प्लेन में इस तरह से फैलता है, और वो फ्लड जो है वो अपने साथ इस तरह का सिल्ट लेकर के आता है, छोटे छोटे कण लेकर के आता है। और ये सिल्ट जो होते हैं ये खादर कहे जाते हैं। दे आर वेरी फर्टाइल एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ आर आसाम प्लेन या ब्रह्मपुत्रा प्लेन। लेकिन अगर डैम बना दिया जाए, अगर इस तरह का डैम बना दिया जाए, तो डैम क्या करेगा कि सिल्ट को सेपरेट कर लेगा। चाइना जैसे डैम बना रहा है तो सिल्ट को सेपरेट कर लेगा, सिर्फ पानी आएगा। तो आने वाले सालों में सिल्ट जब आएगा ही नहीं तो हमारे आसाम वैली की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और सीधा सीधा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बायोडाइवर्सिटी पे। जब बहुत सारा पानी डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा तो हमारे यहाँ का जो हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम है दैट विल स्टार्ट चेंजिंग एंड आवर बायोडाइवर्सिटी मे हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट। और अगर बात की जाए तो आसाम का जो अपर वाला पार्ट है दैट इज़ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो 36 हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया के, उसमें से 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं। हिमालयन हॉटस्पॉट, ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स, सुंडा लैंड एंड द इंडो बर्मन रीजन ऑफ हॉटस्पॉट। उसमें से आसाम का भी कुछ पार्ट जो है हॉटस्पॉट का हिस्सा है, यानी कि हाई बायोडाइवर्सिटी वाला हिस्सा है। लेकिन अगर पानी को ही डाइवर्ट करने लगेगा चाइना नदर्न रीजन में तो नेचुरली ये बायोडाइवर्सिटी पे तो नेगेटिव असर पड़ेगा ही, और जो ओवरऑल हमारा हॉटस्पॉट वाला रीजन है यानी कि हाई बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम वाला रीजन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ ब्रह्मपुत्रा वाटर।
अभी हॉटस्पॉट के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करती है सिंस 1989। हॉटस्पॉट डिफाइन होने के लिए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी तो होना ही चाहिए, लेकिन एक टेक्निकल डेफिनेशन दिया है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने कि दैट एरिया विच is to be categorized as a biodiversity hotspot must have at least 1500 vascular plant as an endemic, यानी कि वहाँ के लोकल 1500 वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए, तभी जाकर को उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जा सकता है। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं। अब मत भूलिए कि हम क्या देख रहे थे कि ब्रह्मपुत्रा के पानी को डाइवर्ट करने से क्या दिक्कत होंगी। पहला तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है, फर्टिलिटी कम हो सकता है। दूसरा, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ सकता है। तीसरा, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ सकते हैं। होगा क्या कि देखो, ब्रह्मपुत्रा के पानी को स्टोर करके रखेगा चाइना और मैसिव डैम्स की मदद से, और अपने नदन रीजन में वो डाइवर्ट करेगा, लेकिन जब भी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पानी छोड़ देगा, ठीक है। और जब पानी छोड़ देगा तो लोअर रीजन में एकाएक से फ्लड भी आ सकता है। उसके अलावा अगर मेजर डैम्स बनाएगा तो कई बार डैम्स, चूँकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो डैम्स कभी कभार क्रैक भी आ सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, और उस केस में फिर मैसिव फ्लो होगा वाटर का, एंड दैट विल कॉज ए हैवोक ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट इन द आसाम प्लेन रीजन। तो इसी कारण से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो डैम बना रहा है चाइना, एंड दैट टू विदाउट शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा, दैट इज लाइक लाइव वाटर बॉम्ब फॉर पीपल लिविंग इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गाइडलाइंस फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 आसाम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, खासकर कई सारे एग्जाम को भरने वाले स्टूडेंट्स के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होती है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो अब असम सरकार ने फैसला लिया है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बनाने को प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड गाइडलाइंस, द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स विल नॉट इंसिस्ट ऑन एनआरसी डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अब आपसे एनआरसी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। उसके अलावा कोई बेवजह की इंक्वायरी भी नहीं की जाएगी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में। अगर आपके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट आप जमा कर देते हैं और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। और अगर कोई इंक्वायरी करनी भी है तो इंक्वायरी 45 दिनों के अंदर कंप्लीट करके आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें स्टूडेंट्स को होगा जो अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं। एक पीटी फैक्ट याद रखिए आने वाले एपीएससी पीटी के लिए कि द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ निखिल बिष्णुप्रिय मणिपुरी महासभा हैज़ बीन मेड रिकमेंडिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट टू बिष्णुपुरिया मणिपुरी कमेटी। तो बिष्णुपुरिया मणिपुरी कमेटी के कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने के लिए प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ निखिल बिष्णुपुरिया मणिपुरी महासभा को रिकमेंडिंग अथॉरिटी बनाया गया है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बेस इफेक्ट का करेक्ट डेफिनेशन होगा दिस ऑप्शन सी, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज तो वैसे रिफाइनरी का होता है, रिफाइनरी यहाँ है नहीं, तो दूसरे नंबर पे होगा इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।